सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी 1 अक्टूबर 2024 को ही केंद्र सरकार ने किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो पहली लाइन तो आप यही याद रख लेना कि अभी भारत सरकार ने ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया है। और इन भाषाओं को शामिल करने के बाद भारत में टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई हैं? 11 हो गई हैं। सारी मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक तो अभी तक सबसे पहली वाली आप याद रखना, वो तमिल थी, 2004 में उसे दर्जा मिला था। फिर संस्कृत बनी, तेलुगु बनी, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अभी तक ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। आखिरी उड़िया थी, 2014 में दर्जा मिला था। और अभी 2024 में ये 5 और जुड़ गई है, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, और 2024 में इनको दर्जा मिला है। और वैसे आपको याद होगा क्लासिकल लैंग्वेजेस से कि जो फारसी है उसको भी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल करने की बात कही गई थी। चलो आप ये बताओ कि फारसी ये किस देश की भाषा है? मतलब इसको शामिल करने की घोषणा हो चुकी है पर किया नहीं गया अभी। तो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा वो बताइए। बाकी इस प्रश्न में इतना आपको याद रखना है, बाकी पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। तो अब आपको ये याद होनी चाहिए, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा। अभी जिन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला वो कौन सी है या वो कौन सी नहीं है, इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न सूचकांक इंडेक्स से आ गया कि अभी हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक में कौन टॉप पर है? तो आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शहरी शासन सूचकांक की, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की, और इसको जारी किया है प्रजा फाउंडेशन ने। मुंबई का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है प्रजा फाउंडेशन, और इसी ने इस इंडेक्स को जारी किया जिसमें टॉप पर केरल है। तो इस इंडेक्स में ये देखकर रैंकिंग दी जाती है कि भारत में शहरों का शासन कितना अच्छा है। और इस इंडेक्स को 4 पॉइंट्स के आधारों पर तैयार किया गया है। वो है सशक्त शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विधायी संरचनाएं, सशक्त नगर प्रशासन, सशक्त नागरिक, राजकोषीय सशक्तिकरण। वैसे आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? इंडेक्स का नाम याद रखना है, किसने जारी किया है, और टॉप पर कौन है? केरल है, दूसरे पे उड़ीसा है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। तीनों रैंकिंग ध्यान रख लो, फर्स्ट टॉप 3। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है, तो 2024 के अभी तक के जितने भी इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना है और कोशिश करना मेरे साथ साथ बोलने की, या खुद का टेस्ट लेते हुए चलना कि आपको कौन कौन से याद है और कौन कौन से याद नहीं है, क्योंकि अपनी कमजोरियां पकड़ो भी उन्हें इंप्रूव कर पाओगे। देखो इस साल का जो सबसे पहला इंडेक्स था वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, जिसमें भारत 93 पे है, टॉप पे डेनमार्क के, जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, सबसे स्वच्छ शहर में 2 हैं, इंदौर और सूरत। 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का शाश्वत टॉप पर था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में महू छावनी बोर्ड राज्यों में महाराष्ट्र, और सबसे स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी और प्रयागराज, सफाई मित्र शहर में चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट ये पहली बार आई है और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि टोटल कितने भारत में स्नो लेपर्ड हैं, यही प्रश्न था। 718 आंसर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर में है 9। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, भीड़ भाड़ वाले शहरों की बात होती है इसमें, तो इसमें टॉप पे लंदन था। भारत में टॉप पे बेंगलुरु था जो विश्व में 6ठे स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में 1 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसमें भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत 108 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134 पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। दोनों इंडेक्सेस को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। बाकी बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो भारत 126वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका फिर चाइना है, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस ये बना था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, टॉप पर साउथ कोरिया का है।
और साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39 पर है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत इसमें टॉप पर तो न्यूयॉर्क है और भारत में दिल्ली टॉप पर है, जो इस लिस्ट में 350वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बात करेंगे तो भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है। वहीं अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आई थी, भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, अंकटाड ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, भारत 109 पे है, टॉप पे फिनलैंड है। और नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत का स्कोर 71 है और टॉप पर केरल और उत्तराखंड था। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना टॉप पर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पर मनीला है, फिर मुंबई, फिर दिल्ली है, नाइट फ्रैंक ने जारी किया। और अगर पूछे सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो उत्तराखंड है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में केरल टॉप पर है, फसाई ने इसको जारी किया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अभी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स आया था, भारत 39 पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आई थी, भारत 58 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड ही है। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत जापान को पछाड़ के तीसरे स्थान पे आ गया है, टॉप पर अमेरिका, फिर चाइना, फिर भारत है। तो अभी तक के ये जनवरी से लेकर सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। हर बार रिवाइज कराता हूँ जब भी इंडेक्स वाला प्रश्न आता है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ मेरे साथ साथ बोला करें, आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें इसी सेशन में याद हो जाएंगी, क्योंकि आप चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, देखने का, सुनने का और बोलने का। तो तीनों ही चीज़ें आपको याद करने में मदद करेंगी। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर हाँ आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा रिवीजन वाली शीट में आपको करा रहा हूँ, ये सब मैं आपको पीडीएफ में देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। कहाँ पे मिलती है पीडीएफ? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट वहाँ चले जाओगे, वहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा तो उसे ज्वाइन कर लेना, उस पर प्रेस करके, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्लीज़ सेशन अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में एक स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसा करते हैं, आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे, अभी किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो याद रखना, केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन जी, उन्होंने केरल के कन्नूर में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। कौन सी कंपनी बना रही है? केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, ये सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है और इसरो की मदद से इसको तैयार किया गया प्लांट को, जिसकी लागत आई है 42 करोड़ रुपीस। और इस प्लांट का लक्ष्य होगा हर दिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना। कैपेसिटर क्या होता है? अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो कंडेंसर तो नाम आपने सुना होगा ना, आपके घरों के जो पंखे होते हैं, जो कूलर होते हैं, वहाँ पे कंडेंसर का इस्तेमाल होता है, जिसका काम क्या होता है, ये स्टार्टिंग में तेज़ी से एनर्जी को स्टोर करता है और तेज़ी से रिलीज़ करता है। कई बार आपका पंखा काम करना बंद कर देता है, कूलर का पंखा धीरे हो जाता है, तो आपके पापा मम्मी कहते होंगे ना, या घर पे आप कहते हो कि कंडेंसर खराब हो गया या ज़्यादा कैपेसिटी का कंडेंसर लेकर के आओ। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। और जब हमारे पंखे का कैपेसिटर ही खराब हो जाता है तो आपने देखा भी होगा पंखा घूमता नहीं है, फिर आप उसे डंडे से या झाड़ू से घुमाते हो, स्टार्टिंग पुश देते हो, फिर वो घूमता है। साइंस में बड़ा पूछा जाता है, अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है तो कि कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, यूनिट पूछते हैं तो फैराड इसकी यूनिट होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर क्या होता है। हाँ, वही गोल गोल सा वाइट सा जो लगा होता है। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो चलो केरल के भी आपको दर्शन करवाते हैं। ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल का, मछली है ग्रीन क्रोमाइड।
यहाँ पे आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा, पेरियार नेशनल पार्क, एर्राविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क मिल जाएगा। इडुक्की डैम यहीं पर है, पेरियार नदी पर। क्लासिकल डांस कथकली है, मोहिनी अट्टम यहीं का है। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। और कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो ओणम यहाँ पे मनाया जाता है फेस्टिवल, त्रिशूर पूरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मक्कर विलक्कू त्यौहार हो गया, विशु उत्सव हो गया, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी अभी यहाँ मनाया गया था। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। बाकी आपको याद होगा भी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये कहाँ पे शुरू हुआ? केरल में। अभी केरल टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड जीता था और केरल पर्यटन ने ही डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 भी जीता था। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में भारत का स्कोर 71 है और टॉप पर केरल और उत्तराखंड था, अभी हमने पढ़ा भी था। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी हमने देखा केरल टॉप पे था। अभी जो 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट केरल में ही हुई थी, किस झील में? पुन्नमदा झील में। और यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर ये घोषित किया था केरल के कोझिकोड को ही, ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में हमने वैसे देखा क्या था कि किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का अभी अनावरण हुआ था, तो आपने कहा केरल में। अब दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे खुला है और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे खुला था? इन प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। ये ऑलरेडी वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स के इसी साल। तो बताइए, हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य के बोडो नफाम जो कि एक तरह का व्यंजन है, इसको GI टैग मिला? तो आंसर हो जाएगा असम। एक्चुअली में असम के टोटल अभी 8 पारंपरिक उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। और आप देखोगे कि ये सब बोडो समुदाय के उत्पाद हैं, जो वहाँ पे बोडो समुदाय है उसी के सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ये भी नोटिस करोगे कि लगभग सभी के नाम के आगे बोडो लगा हुआ है, तो याद रखना हमें आसान रहेगा, एग्जाम में कोई भी आ जाए बोडो आप देख लोगे तो समझ जाना कि बोडो समुदाय का ये प्रोडक्ट है और इसका आंसर हो जाएगा असम। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार सारे, बोडो जो ग्वरण, और ये बस ये अलग है, इसके आगे बोडो नहीं लगा हुआ तो स्पेशली मैंने अलग कलर का कर दिया, इसे ध्यान रखना। मैब्र जो बिडवी, बोडो जो गिशी, तो ये सब तो चावल से बनी हुई बियर के प्रकार हैं। बाकी ये पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाली चीज़ें हैं। बोडो नफाम, बो ओंडला, बोडो गोरा, गोखा, बोडो नरजी, और एक पारंपरिक वस्त्र भी है बोडो आरोना। तो बोडो शब्द पकड़ लेंगे, हमें तो आंसर मिल जाएगा असम। देखो GI मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अधिनियम आया था 1999 का एक्ट है, ये लागू हुआ था 2003 में और पहला मिला था 2004-05 में दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर अभी सहमत हो गया है? तो आंसर होगा UK। तो अभी UK के जो नए प्रधानमंत्री बने थे कीर स्टारमर, और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनॉथ, इन्होंने आपस में एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत UK अपने अधीन चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सियो को मॉरिशस को वापस कर देगा। पर UK ये जो डिएगो गार्सियो द्वीप है उस पर 99 वर्ष का पट्टा बरकरार रखेगा, मतलब इस पे अधिकार रखेगा 99 वर्षों तक, जहां पर अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा भी है। चागोस द्वीप समूह की बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित है। तो वैसे तो ये मॉरिशस का ही हिस्सा था, पर 1810 में UK ने इस पर कब्जा कर लिया था और 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता देने से पहले UK ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था और इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बना दिया था। और ये जो डिएगो गार्सियो है, ये चागोस द्वीप समूह का एक सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पे UK और US का सैन्य स्टेशन है। तो ये जो चागोस द्वीप समूह है, मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है। अब ये किसे लौटाया जा रहा है वापस? मॉरिशस को, ये ध्यान रखना है। अब पहले मैं आपको मॉरिशस दिखाऊं तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल पोर्ट लुइस होती है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी। प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन है तो प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ है। आपको याद भी होगा भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र भी कहाँ पे खोला गया था। कई बार ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा ये। तो आंसर इसका मॉरिशस ही होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पशु दिवस या विश्व पशु कल्याण दिवस भी आप इसे बोलते हो, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अक्टूबर को। तो हर साल 4 अक्टूबर को याद रखेंगे वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में या वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य साफ है, लोगों को पशुओं के कल्याण के लिए जागरूक करना, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू, दुनिया उनका भी घर है। अच्छा, पशुओं से संबंधित कुछ और दिवस भी होते हैं, जैसे कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटरनरी डे, ये अप्रैल के लास्ट सैटरडे को होता है, तो इस बार हमने 27 अप्रैल को मनाया था। एक विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल होता है, ये 2 अक्टूबर को होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इनमें होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस, ये 3 मार्च को होता है। तो ये तो पशुओं से संबंधित दिवस हो गए। वैसे अगर देखें अक्टूबर में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए, तो 1 अक्टूबर को 3 दिवस देखे थे हमने। एक तो वृद्धजन दिवस था, वेजिटेरियन डे और कॉफी डे, और फिर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया, और अब ये 4 अक्टूबर को। तो अभी तक ये 3 दिवस ही हमारे पास हैं, तो इनको ध्यान में रखना। और हाँ, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन अभी किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल तिपारा गौशाला का भी उद्घाटन किया है, जो 100 टन गाय के गोबर से हर दिन 3 टन नेचुरल गैस बनाने में सक्षम है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR फंड से, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड जिसे आप कहते हो, तो उस फंड से 32 करोड़ रुपए की लागत से इसे डेवलप किया गया, और ये गौशाला जैविक खाद भी बनाती है। ये भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना के तहत 685 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया था, और गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मुख्य घटक, मुख्य कंपोनेंट मीथेन ही होता है। और उसी तरह से जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है। चलो आप बताओ, LPG में जो स्मेल आती है वो उसके लिए क्या मिलाया जाता है? मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है ये आप बताएंगे। और एक याद आएगा आपको प्रश्न कि दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल अभी लॉन्च हुई थी, बजाज कंपनी की वो है, उसका नाम क्या है? बजाज फ्रीडम 125। बाकी बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश में। ये रहा मैप में MP। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री है मोहन यादव और गवर्नर है गंगूबाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महाशीर। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको यहाँ से रिवाइज कराऊं तो लाडली बहन योजना शुरू होती है यहाँ पे, लाडली बहना आवास योजना हो गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में टॉप पे रहा था ये मध्य प्रदेश। लोकपत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ यहाँ पे। और अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने मध्य प्रदेश के 55 जिलों के लिए PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी आपको मिलेगी उज्जैन में। मध्य प्रदेश ने बैगलेस पहल शुरू की थी। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस ये स्थापित हुआ उज्जैन में IIT इंदौर की मदद से। IIT इंदौर ने अभी आर्मी के जवानों के लिए ई-शूज़ बनाए थे ताकि हम उनको ट्रैक कर सकेंगे। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना यहाँ शुरू हुई। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी के 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ था। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू हुई। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में खुलेगी। किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ? तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। श्री कृष्ण गमन पथ ये बनाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम सूचित करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। वेटलैंड समिट 2024 अभी इंदौर में हुआ था। लोकपत एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया। अभी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए KS चित्रा को मिला और 2022 के लिए उत्तम सिंह को। शिवपुरी जनपद पंचायत ये पढ़ लिया हमने, है ना, ये पढ़ लिया अभी। और ये जो जनमन योजना है इसका फुल फॉर्म होता है जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। ये 15 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। और किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला ये पहला राज्य बना था। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन ग्वालियर में हुआ था।
मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रोंज जीते थे। वृंदावन ग्राम योजना गीता भवन परियोजना यहाँ शुरू हुई। देश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। पीएम मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन कहाँ किया था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और ग्वालियर से ही याद आएगा, अभी यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में इसे चुना गया था। और देश की पहली सोलर सिटी ये मध्य प्रदेश का सांची ही है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न तो फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे 2024 के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजश्री बिरला को। तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार ये अभी किसे मिला? राजश्री बिरला को। किसने प्रदान किया? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने। और देता कौन है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान। अभी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती थी 2 अक्टूबर को, उसी मौके पर यह दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है हर साल भारत या विदेश में रहने वाले एक भारतीय को प्रबंधन, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, संस्थान निर्माण, कला, संस्कृति और खेल में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। सिंपल सा याद रखेंगे कौन सा पुरस्कार है, किसे मिला है, किसने दिया और कौन देता है। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लो। विनोद बच्चन, इन्हें अभी ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया था। रिया सिंघा, गुजरात की मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। और प्रत्युषा रे, उड़ीसा की 13 के अभी एकलव्य पुरस्कार इनको मिला था। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट 2024 के अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊं। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। और मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टेना प्रेस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक से हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने जीता, निकारागुआ से हैं। 2023 का जेडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिला। लेकिन 2024 का अगर पूछें तो ये मिला है अलेक्जेंडर डुन को, ये अमेरिकी हैं, ये भी याद रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। इंग्लिश का नीलम शरण गौर को मिला, रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, रुद्र सात्विकम के लिए। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2024 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक ये कहाँ पर होगी? तो आंसर होगा पाकिस्तान में। तो अभी 15 और 16 अक्टूबर को ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की ये बैठक है, ये पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में होगी, जिसमें भारत की तरफ से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये 9 साल में पहली बार होगा जब भारत की ओर से कोई मंत्री पाकिस्तान जाएंगे। आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में गए थे और उसके बाद दिसंबर 2015 में ही भारत की जो तत्कालीन विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, वो पाकिस्तान गई थी। उसके बाद तब से कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री वगैरह पाकिस्तान नहीं गए हैं। और वैसे भी अभी आपको याद होगा, अभी जुलाई में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो हुई थी कजाकिस्तान में, आपको याद होगा, जहाँ पर भी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने ही। अब SCO के बारे में आपको बता दूं। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में इसको शंघाई 5 के नाम से जानते थे। 1996 में स्थापना हुई थी। फिर 2001 में इसका नाम बदल के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसके हेड झांग मिंग है जो चाइना की हैं। और पिछले साल इसका 9वां सदस्य देश ईरान बना था और अभी 10वां सदस्य देश बेलारूस बन गया। ऑब्जर्वर कंट्री भी याद रखो अफगानिस्तान और मंगोलिया है। और अभी देखो 2 तरह की इसमें मीटिंग आपको देखने को मिलेगी, आप कंफ्यूज मत होना। जो हम कहते हैं ना कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्षता है या इसकी समिट अभी कहाँ पे हुई, तो हमने देखा 2024 में इसकी अध्यक्षता की है कजाकिस्तान ने, उसकी कैपिटल अस्ताना में हुई थी। इसे हम कहते हैं समिट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की जो बैठक है वो। और अगले साल ये बैठक चाइना में होगी, ये भी मैं आपको बता दूं।
और अभी जो हमने देखी है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई? पाकिस्तान में हुई। पिछले साल ये बैठक किर्गिस्तान में हुई थी। अगले साल कहाँ पे होगी ये अभी पता नहीं है। तो जितनी जानकारी हमारे पास है वो सारी आप ध्यान रखना, सब मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गृह मंत्री ने कहां पर हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, अभी उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर के नए हाईटेक हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है। लागत आई है इसको बनाने में 140 करोड़ रुपए। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अहमदाबाद का ये नया पुलिस हेडक्वार्टर ये देश का सबसे हाईटेक हेडक्वार्टर में से एक है। और ये नया हेडक्वार्टर न केवल पुलिस कर्मियों का काम आसान करेगा बल्कि शहर में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार यार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो से अगर आपको सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को भी आप लोगों का सपोर्ट मिले। अगर ऐसा होता है तो मुझे भी काम करने में मजा आएगा। बाकी आप सभी समझदार और अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप सब समझते हैं। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा कि इस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की? तो आंसर होगा भारी उद्योग मंत्रालय। फिर पूछा भी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो आंसर होगा हजारीबाग झारखंड। यूएस के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हो गया? भारत। फिर पूछा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं क्लाउडिया शेनबाम। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया लक्ष्मण श्रेष्ठ को। किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन किया गया? तो मुंबई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दुबई। और नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया तेलंगाना। बाकी भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष बन गए MV श्रेयम्स कुमार। और आखिरी प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो आंसर होगा असम में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।